नमस्कार, उत्तराखंड दूरदर्शन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है और प्रस्तुत है हमारा नियमित कार्यक्रम खेल खिलाड़ी। यूं तो हमारे खिलाड़ी समूचे विश्व में अपना नाम रोशन कर रहे हैं, देश का नाम रोशन कर रहे हैं, देश की पताका फहरा रहे हैं, लेकिन कुछ हमारे खिलाड़ी ऐसे भी हैं जो साहसिक खेलों में भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। आज हम आपकी मुलाकात ऐसे ही एक खिलाड़ी से करवाने वाले हैं जिन्होंने पर्वतारोहण के बल पर अपना नाम और अपने देश का नाम, साथ ही अपने राज्य का नाम भी रोशन किया है। जी हाँ, आज हमारे साथ में हैं अंकित कुमार भारतीय, जो कि अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोही हैं। अंकित जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अंकित जी, ये पर्वतारोहण का विचार आपके दिमाग में कैसे आया? सर, पर्वतारोहण का विचार ये काफ़ी पुराने टाइम से बात है। जब मैं यहाँ उत्तराखंड के अंदर घूम रहा था, घूमते घूमते मतलब पहाड़ चढ़ना, छोटे मोटे पहाड़ चढ़ना, ट्रैक्स करना, तो उसके बाद एक उम्मीद थी कि ये वाइट पीक्स देखता था मैं हमेशा कि तो ये चोटियाँ चढ़नी है, जो सफ़ेद हिमालय के पीक्स है इनको चढ़ना है। तो उसी से ही मेरा ये माउंटेनियरिंग का ख्याल आया। और हमारी एक मैम है, सविता कंसवाल मैम, तो उनसे मतलब मुलाकात के बाद तो मेरा और ज़्यादा इसके ऊपर मतलब ज़्यादा रुझान बना और चढ़ने के मतलब आगे लगा रहा मैं इसमें। जी सर। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि आपने जो पैशन अपने लिए देखा और आपने उसी दिशा में आगे बढ़ने का काम किया। और आजकल जैसे कि हम जो युवाजन हैं हमारे, वो नौकरियों के पीछे भागते हैं, बिल्कुल। लेकिन आपने अपने पैशन को पकड़ा। पहाड़ियाँ, सफ़ेद बर्फ़ से ढकी पहाड़ियाँ, ये आपको आकर्षित करती थी और आपने सोचा कि मैं एक दिन इन पहाड़ियों को फतेह करूँगा। तो जब आपके मन में ये सवाल आया तो आपने कोई प्रशिक्षण लिया उसका, या आप पहले वैसे ही चढ़ते गए? प्रोफेशनली करना था इस चीज़ को, तो उसके लिए एक प्रोफेशनल एक इंस्टीट्यूट मैंने ढूंढा। हमारे उत्तराखंड में ही है, एशिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट है जैसे बोलते हैं, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, जो उत्तरकाशी में है। तो सर वहाँ से मेरा 2019 में बेसिक कोर्स हुआ। मैंने बेसिक कोर्स करा, A ग्रेड के साथ क्वालिफाइड हुआ। तो वहीं पे मेरी मुलाकात सविता कंसवाल मैडम है हमारी, जो कि भारत की प्रथम महिला हैं जो माउंट एवरेस्ट और मकालू चढ़ने वाली 14 दिन के अंदर। तो इस तरीके का रिकॉर्ड है उनका। तो उनसे मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने मेरे को इस चीज़ के ऊपर और ज़्यादा प्रेशर डाला कि आपके बॉडी सब कुछ अच्छा है, आप अच्छा करेंगे इसमें फील्ड में। जी हाँ, तो आप दिखाई दे रहे हैं, आपकी बॉडी जो है स्लिम एंड ट्रिम आप दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल फिट हैं। हाँ जी सर। और शायद पर्वतारोहण के लिए ऐसा ही स्वास्थ्य और शरीर की आवश्यकता होती है। सर। तो जी उसके बाद फिर मेरा 2021 में एडवांस कोर्स करा मैंने। बेसिक के बाद एडवांस करना जरूरी होता है, इसमें आपको एक पीक क्लाइंब कराते हैं हमारा NIM, तो DKD 2, तो वो हमने सबमिट करवाया था हमारा NIM ने। तो ये मेरा 2021 में मेरा कोर्स हुआ था। तो उसके बाद कंटिन्यू रहा मेरा, कंटिन्यू ट्रैक्स चलते रहे और ये सब चीज़ चलती रही सर। किस तरह का प्रशिक्षण निम में आपको मिलता है? इसमें आपको माउंटेनियरिंग से रिलेटेड आपका बेसिक कोर्स में आपको सारी डिटेल्स दी जाती है। आपका रॉक क्राफ्ट, आइस क्राफ्ट एंड स्नो क्राफ्ट, मतलब 3 क्राफ्ट होते हैं। तीनों ही को आपको फेस करना होता है माउंटेन्स में। आपको आइस भी मिलेगी, स्नो भी मिलेगी और रॉक भी मिलेंगे। तो कैसे चढ़ा जाता है, कैसे उतरा जाता है, तो सारी टेक्निकल एक्टिविटीज़ कैसे की जाती हैं, वो पूरी डिटेल्स आपको दी जाती है, वहाँ पे सिखाई जाती है। बेसिक लाइफ सपोर्ट और हाँ जी रेस्क्यू, इनकी ट्रेनिंग भी दी जाती होगी? हाँ सर, इसका लिए अलग कोर्स है। वैसे बेसिक नॉलेज तो आपको बेसिक में दी जाती है, लेकिन टाइम टू टाइम कोर्सेज के ऊपर डिपेंड होता है। जैसे बेसिक के बाद एडवांस करने के बाद सर्च एंड रेस्क्यू कोर्स पर्टिकुलर कोर्स होता है। तो उसके लिए आपको एडवांस होना, क्वालिफाइड होना जरूरी है। देन सर्च एंड रेस्क्यू कोर्स होता है, तो उसमें ही आपको सारी डिटेल दी जाती है कि कैसे अब आपको बचाव करते हैं, कैसे आपको अपने मौजूदगी से निकलना होता है अगर आप कहीं फंस जाते हैं तो। जी ये स्किल्स आपको सिखाई जाती हैं। जी तो 2021 में आपने ये प्रशिक्षण लिया, जो एडवांस कोर्स कहा आपने 2021 में कंप्लीट किया, और उसके बाद इतने कम समय में आपने इतनी उपलब्धियां कैसे हासिल कर ली? सर कम समय नहीं होगा सर, कहेंगे तो इसमें बहुत टाइम लगा है सर। अगर आप बेसिक कोर्स के लिए बात करें तो 2017 में मैंने ये सब कुछ करा था। तो 17 में मैंने फॉर्म भरा है और उसका नंबर मेरा 19 में आता है। तो सर 2.5 साल का वेट एक लंबा टाइम होता है। फिर 2 साल के बाद फिर एक कोर्स, अगला कोर्स करना, तो बहुत लंबा समय लगा सर इसमें, और मेहनत भी लगी है। मेहनत आपकी दिखाई दे रही है, जो शारीरिक बनावट है आपकी और शारीरिक स्वस्थता है, उसमें आपकी मेहनत बिल्कुल दिखाई दे रही है। और मैं अपने दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे साथ अंकित कुमार भारती जो यहाँ पर आज मौजूद हैं खेल खिलाड़ी कार्यक्रम में, इन्होंने अफ्रीका की जो सबसे ऊंची चोटी है किलिमांजरो, उसको फतह किया है आपने। और इसके अलावा लेह में जो एक घाटी में आपकी कांग्यात्से शिखर 1 और शिखर 2 जो कि 6200 और 6400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, ये दोनों ही शिखर इन्होंने फतह किए हैं।
इसके लिए सबसे पहले तो हम आपको बधाई देते हैं, हमारी सारी टीम की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई है इसके लिए। सो किलिमांजारो की जब हम बात करते हैं तो आपने उसकी सफलता का श्रेय अभी आप कह रहे थे कविता अंसवाल जी का नाम। हाँ जी मैम, हाँ जी सर। अगर मैं बात करूँ तो हमारी मैम बताया मैंने, तो उनसे बहुत काफ़ी लगाव था कि उन्होंने मेरे को बहुत मोटिवेट किया है माउंटेनियरिंग के लिए। अभी तो वो नहीं है इस दुनिया में, शहीद हुई थी हमारी DKD 2 पे। एक हादसा हुआ था एडवांस कोर्स में, तो लेट सविता कंसवाल तेंजिंग नोर्गे अवॉर्डी हैं वो। तो ये पीक मैंने उनको ही मतलब डेडिकेट किया था कि हाँ मैम हमेशा हमेशा रहेंगे हमारे साथ में। जी सर, तो वही था एक टारगेट सर। तो कैसे मतलब आप सीधे यहाँ हमारे यहाँ माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, नंदा देवी है, हाँ जी सर, और इन सबको छोड़ करके आप सीधे अफ्रीका पहुँचे और किलिमांजारो किया? सर अगर बताऊँ तो मैं 2022 में मेरे को एक हादसा हुआ था, थोड़ा चोट लगा मेरे को जी। तो जिस कारण मैं क्लाइंब कर रहा था, एक ऐसी फ्री स्टाइल क्लाइंबिंग करता था मैं, पहाड़ों पे ऐसे चढ़ जाना बिना रस्सी के, रोप के, ये एक थोड़ा सा एक पैसन था मेरा फ्री स्टाइल क्लाइंबिंग का। तो उसी दौरान मेरे को चोट लग जाती है, तो चोट लगने के बाद मेरे शरीर में एक रॉड है, तो रॉड के बाद 6 महीने से 7 महीने में रेस्ट करा, बेड रेस्ट जी। तो एक लंबी चौड़ाई तो मैं कहीं कर नहीं सकता था, तो मैंने एक ऐसी पीक देखा जो लॉन्ग चल सकूं मैं, थोड़ा सा अपने आप को स्टेमिना चेक कर सकूं जी। लगभग 6000 मीटर की चोटी है, 5895 मीटर, तो एक छोटा लक्ष्य नहीं था मेरे लिए उस टाइम पे, वो एक रॉड के साथ वहाँ जाना। तो सर ये ही था एक कारण कि मैं एक पीक जाऊँ इंटरनेशनल लेवल की जी। और एक पीक को सबमिट करूँ, इस तरीके का मेरा सपना मतलब देखा था। बिल्कुल, हाँ जी। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आपने किलिमांजारो जो है वो उसी को फतह नहीं किया, बल्कि कूले में जो चोट लगी आपकी और उसके बाद उसमें रॉड डली हुई है, उस रॉड के साथ आपने किलिमांजारो को फतह किया। ये बहुत प्रेरणादायक बात है और हमारे युवा इससे ज़रूर सबक लेंगे, और विशेषकर हमारे जो दिव्यांगजन हैं वो भी इस बात से प्रेरणा लेंगे आपसे कि जैसे कि कहा गया, एक गज़ल की पंक्तियाँ हैं कि मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए। तो जैसे आपने ठाना वैसे कोई भी ठान सकता है और आगे बढ़ सकता है और अपनी मंजिल हासिल कर सकता है। बिल्कुल सर। अच्छा, आप एक बात बताइए, किलिमांजारो से आपने अपना ये सफ़र शुरू किया, तो जब पर्वतारोही अपने शिखर पे चढ़ते हैं तो एक उनके एक अजीब क्या कहते हैं उसे, अद्भुत मुस्कान उनके चेहरे पे होती है, वो सफलता की मुस्कान उनके चेहरे पे होती है, और वो जो है अपने देश का झंडा लहराते हैं। कैसा पल होता है वो, कैसी फीलिंग होती है जब आप विदेशी धरती पर तिरंगा लहराते हैं? वो फीलिंग अमेजिंग, आप ना वर्डों में बयान नहीं कर सकते हैं कि कैसे क्या हो सकता है, लेकिन वो एक अलग ही चमक होता है। आप पूरा सफ़र तय करके गए हैं और वो लास्ट पॉइंट होता है कि आप चोटी पे पहुंच चुके हैं, और वहाँ पे जाके अपने देश का झंडा, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं, आप अलग अलग देशों के आते हैं वहाँ पे लोग, तो वहाँ पे जब इंडिया का झंडा लहराता है तो एक लगता है कि एक मोमेंट है कि आप हैं, आपने भारत का कहीं एक अच्छा खासा नाम कराया है किसी दूसरे देश में जाके। तो ये फीलिंग ऑसम फीलिंग बोल सकता हूँ मैं, और खुशी, आँख से आंसू भी आते हैं उस टाइम खुशी के साथ आंसू आते हैं, तो वो एक फील ही अलग है जी सर। मैं खुद उत्साहित महसूस कर रहा था जब मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा था कि विदेशी धरती पर तिरंगा लहराना, वो फीलिंग कैसे होती है। इतना कहते ही मेरे अंदर जो फीलिंग आ रही थी, मैं समझ पा रहा हूँ कि आपके अंदर वही फीलिंग। अच्छा, आप किलिमांजारो आपने फतह किया तो उस रॉड के साथ आप गए। हाँ जी सर। चोट लगी है आपकी, तो कैसे, कितना कठिन था आपके लिए ये सब? क्योंकि बात करूँ, मैं प्रैक्टिस करी मैंने उसके लिए, ऐसी बात नहीं है सर मैंने प्रैक्टिस नहीं करी है। यहीं परेड ग्राउंड में मैं खेलता हूँ और अवतार सर के अंडर में मैं खेल का प्रशिक्षण ले रहा हूँ और सिखाने का भी प्रशिक्षण ले रहा हूँ। तो उन्होंने मेरे को मतलब थोड़ा मोटिवेट करा कि आप चलिए, रोज़ चलिए, एक्सरसाइजेस करवाइए उन्होंने मेरे को जी। और उसके बाद मैं तैयार, जब मेरे को लगा कि थोड़ा मैं ठीक हो गया हूँ, तब मैं क्लाइंब के लिए निकलता हूँ। और सब लोगों के लिए थोड़ा डाउट था कि पता नहीं पहुँच पाएगा नहीं पहुँच पाएगा, अभी इतना ठीक हुआ नहीं है, कैसे करेगा, क्या करेगा। घर वालों के भी थोड़ा सा टेंशन थी, लेकिन एक रिकॉर्ड मैंने वहाँ पे बनाया। 5 दिन के अंदर मैंने पूरा सबमिट करा और अच्छे से करा। मतलब एक नॉर्मल इंसान करता है, रेस्ट उससे ज़्यादा टाइम लेता है, रेस्ट लेता है, और मैंने उससे पहले ही वो कर दिखाया। एक जुनून था, काफ़ी टाइम से चले नहीं थे और चलता गया। तो कोई शारीरिक दिक्कत आपको महसूस हुई? शारीरिक दिक्कत मेरे को, जैसे हम 5000 मीटर के बाद पहुँचे तो ये रॉड ठंडा हो जाता है, मतलब जैसे अगर मैं माइनस टेम्परेचर में जाते हैं तो ठंड की वजह से थोड़ा सुन्न होता है, तो वही एक दर्द होता है थोड़ा सा उस टाइम पे, तो वही उसके साथ लड़ना है और उसके बाद फतह करना है, ये एक होता है सर।
तो इसीलिए कहा गया कि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। ये जुगनू जो हमारे सामने इस समय बैठे हुए हैं, इन्होंने अपने अपने बूते पर और अपनी सूझबूझ के साथ में, अपने दृढ़ संकल्प के साथ में किलिमांजरो को फतेह किया। एक बार पुनः आप बधाई के पात्र हैं और हम सभी आपको बधाई देते हैं इसके लिए। अच्छा, ये बताइए कि जब पर्वतारोहण आप करते हैं तो क्या दिमाग में आपके चल रहा होता है, किस तरह की जो शारीरिक और मानसिक तनाव आपके अंदर होता है, किस तरह से सामना करना पड़ता है इन चीज़ों का? अगर सर बात करें तनाव और मानसिक तनाव, तो वो हाइट के साथ आपके साथ बढ़ता जाता है। जितनी हाइट आप 3500 मीटर आप पहुंच जाएंगे, तो 3500 मीटर के बाद आप कदम दर कदम आपके साथ जो परिस्थितियाँ हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाती हैं। कठिनाइयाँ, चुनौतियाँ, हर टाइम आपके सामने कुछ ना कुछ नया मिलेगा आपको सहने के लिए। उसमें आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, बारिश, बर्फबारी, कुछ भी हो सकता है। तो ये फेसेस होते हैं। बस आपको मोटिवेट रहना है, डिमोटिवेट नहीं होना है। टाइम होता है, टल जाता है और एक अच्छा टाइम आता है, मॉर्निंग होती है तो आपको अच्छा मौसम मिलता भी है और आप सबमिट कर रहे होते हैं उस टाइम पे, तो एक आनंद ही अलग होता है। फिर सरकारें लगातार जो है खेलों को प्रोत्साहन दे रही हैं और इसी का नतीजा है कि चाहे वो राष्ट्रमंडल खेल हों, हाँ जी सर, चाहे वो एशियाई खेल हों, या फिर अभी हमने देखा कि उत्कृष्ट प्रदर्शन हमारे जो खिलाड़ी हैं उन्होंने ओलंपिक में किया और 6 मेडल लेकर के आए, तो ये बहुत बड़ी बात है। और निसंदेह इसमें सरकारों की जो मंशा है, जो उनकी पॉलिसीज हैं, उनका भी एक बहुत बड़ा हाथ है कि आज हमारे युवा जो हैं वो खेल में बहुत आगे तक जा रहे हैं। कोई यादगार पल आपको लगता हो जब आप अफ्रीका में थे किलिमांजरो फतह करने के लिए, तो कोई यादगार पल? यादगार पल तब ये था कि जब मैं कैंप, मतलब समिट कैंप से निकले थे रात को 11:30 बजे, तो उस टाइम सब कुछ ठीक था। अराउंड 200 मीटर नीचे पीक से नीचे मेरे को थोड़ा पेन ज़्यादा हो गया था जी। तो उस टाइम में मैंने दोस्त को बोलता है, अपने ट्रैक गाइड को, कि ब्रो ऐसे ऐसे मेरा थोड़ा पेन हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि नो प्रॉब्लम, यू गो पोले पोले। तो उन्होंने एक अपने अफ्रीका स्टाइल में बोला था कि पोले पोले, लाइक धीरे धीरे चलो आप, अच्छा, और कंटिन्यू चलो, कोई दिक्कत नहीं है, आप पहुंच जाएगा। अच्छा, वो अफ्रीकन थे? हाँ, वो अफ्रीकन थे। तो उन्होंने मेरे को पोले पोले वो सुना मैंने, और उसके बाद मैंने कंटिन्यू अपने कदम रुके नहीं, उसके बाद कंटिन्यू में चलता गया और आंसू भी गिर रहे थे, हंसी भी आ रही थी वो पल अलग ही था कि मैं क्या बोलूँ उस चीज़ को। तो वो पल ही थे जो मैंने लाइफ में, मतलब 2 साल बाद, कि मैं माउंटेनिंग दोबारा कर पा रहा हूँ। तो वरना लोगों के द्वारा अगर जैसे बोला जाए तो कि कहा था कि शायद आप माउंटेनिंग नहीं कर पाएंगे दोबारा से, लेकिन मैंने हार नहीं मानी और दोबारा माउंटेनिंग में वापस कर दिखाया कि एक पीक क्लाइम करा, एक इंटरनेशनल, और 5895 मीटर। जी, बहुत बड़ी बात है। अच्छा, कांग्यात से जो लेह का एक, हाँ जी सर, शिखर है जिसकी हम बात कर रहे थे, शिखर 1 और शिखर 2 दोनों आपने फतेह किया, जो लगभग 6250 मीटर की ऊंचाई पर शिखर 1 है और शिखर 2 शायद 6400 कुछ मीटर। अगर सर बात करूँ मैं, शिखर 1 जो है उसकी हाइट है 6400 मीटर जी, कांग्यात से 1 एंड कांग्यात से 2, जिसकी वो थोड़ा छोटा शिखर है, तो उसका शोल्डर बोलते हैं उसको, मतलब पीक के 2 क्लाइंबिंग पॉइंट है, तो उसका 6000 मीटर, 6250 मीटर उसकी हाइट है सर। अच्छा, हाँ जी। तो वहाँ का अनुभव कैसा रहा आपका? क्योंकि वो विदेशी अनुभव था, पहला जो आपका अनुभव था, उसके बाद में देश में आप अपने लोगों के बीच में कर रहे थे, तो वो कैसा अनुभव था? यहाँ से काफ़ी, मतलब गुड लक्स थे और कठिन टारगेट था इस बार, ताकि ऐसा नहीं था कि मतलब दूसरी पीक है, छोटी पीक है, तो ये बड़े पीक का कोई अंतर नहीं होता, लेकिन ये एक टारगेट कठिन था। एक टेक्निकल पीक होती है पूरी, जिसमें आपको पूरे टेक्निकल गेयर इस्तेमाल करने होते हैं, तो उसको चढ़ना था। तो डर था एक अंदर थोड़ा सा कि कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। फिट शरीर है, मानते हैं, लेकिन उतना भी फिट नहीं है कि उस पीक को आप क्लाइंब कर सकें जी। लेकिन मोटिवेशन मिलता गया, चलते गए, और ले पहुंचने के बाद मेरा जो गाइड मैंने जो हायर करा था, एक तरह से सिरपा है अपना, सूरज यलमो दार्जिलिंग के, तो उनके साथ मिलके मैंने एक टीम बनाई थी। हम 3 लोगों की टीम थी और हमने इतनी फास्ट ये सोचा नहीं था कि इतनी फास्ट हम ये सबमिट करेंगे जी। तो थर्ड डे हम समिट पे थे जी, अपना कांग्यात से 1 के। और अगर हम बात करें तो 14 से 15 दिन लेते हैं लोग उस चीज़ को करने के लिए। अच्छा, हाँ जी। ये हमारा चौथा दिन 11:30 पे हम समिट पे थे जी, 4th डे। अच्छा, एंड देन उसके बाद हम रिटर्न करते हैं बेस कैंप, और उसी के अगले दिन के 2 बजे मैं कांग्यात से 2 समिट कर रहा था। अच्छा, तो ये कुछ घंटों का ही फर्क था कि मैं पहले शिखर से दूसरे शिखर पे मैं पहुंच गया।
और ये टोटल ही अगर एक्सपीडिशन की बात करूँ तो 6 दिन में हमारे टोटल लगे हैं लेह से लेह। और अगर हम बात करें बेस टू बेस 2 समिट्स की तो ये 2 दिन के अंदर मैंने समिट्स करे। मतलब 6 दिन में आपने पूरा लेह से वापस लेह की वापसी हाँ जी करी सर। और दोनों शिखर भी आपने फतह कंप्लीट किए। कर दिए। बहुत बड़ी उपलब्धि है आपके हाँ जी लिए। सर। और लगता है कि आपकी जो तैयारी है वो कितनी ज़्यादा है, मैं समझ सकता हूँ इसको, हमारे दर्शक भी समझ रहे होंगे कि कितनी तैयारी के साथ आप गए होंगे कि जिस एक पीक को फतह करने में लोगों को 12 से 14 दिन का समय लगता है, मिनिमम टाइम है, वो आपने चौथे दिन में कंप्लीट कर दिया था। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। हाँ जी सर। जी। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, अभी आपने बात की थी कि टेक्निकल गियर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। हाँ जी तो सर। माउंटेनियर को अपने साथ में क्या क्या चीज़ें वो लेके जाता है ताकि उसको रास्ते में कोई दिक्कतें ना आए, और अगर आती हैं तो किस तरह से उनका मुकाबला करें? तो सर अगर टेक्निकल गियर की बात करूँ तो इसमें पूरा आपका गियर होता है, आपका कप नीचे से हेड टू टो, जिसमें आपके हेड टॉर्च और नीचे गेटर्स और आपके क्रैम्पॉन और स्नो बूट्स, और आपके पास इक्विपमेंट होते हैं, सीट हार्नेस होती है, आपको रोप अप होना पड़ता है इसमें। रोप अप होने के लिए आपको सीट हार्नेस पहननी पड़ती है। उसके साथ आपको आइस आती है तो आइस पिटोन्स होते हैं, रॉक आता है तो रॉक पिटोन्स होते हैं, तो वो सब चीज़ें आपको लेके जानी पड़ती है अपने साथ में। रास्ता बनाना पड़ता है खुद से, ऐसा नहीं है कि आपको रास्ता बना हुआ मिलेगा। रोप फिक्स करनी पड़ती हैं, रोप फिक्स करने के बाद उसे उतार के वापस भी लाना होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने करनी पड़ती हैं खुद से सर। जब आपका कहीं पे किरवास आता है तो किरवास को उसको जंप करना है, तो उसके लिए भी आपको तैयार होना पड़ता है। ये जो शब्द आपने यूज़ किया ये क्या है? किरवास ये वो खाइयाँ होती हैं जो बर्फ़ के दरारें बन जाती हैं। ग्लेशियर है, ग्लेशियर में फट जाता है तो उसके बीच में गहरी गहरी खाइयाँ बन जाती हैं। अच्छा। तो उनको हम किरवास बोलते हैं। अच्छा। हाँ जी सर। तो ये इनको टापना, पार करना, उसमें एक अपनी चुनौती होती है सर। ये तो निसंदेह हमारे जो दर्शक इस खेल के प्रति जिनका लगाव होगा या इस साहसिक पर्वतारोहण के प्रति जिनका लगाव होगा, वो निश्चित आपसे जो आप बातें कर रहे हैं, जिस तरह की बातें कर रहे हैं और जो बता रहे हैं पर्वतारोहण के बारे में, उससे लोग जो हैं प्रभावित हो रहे होंगे और प्रेरणा भी ले रहे होंगे, ये मेरा मानना है। तो ये सारी जो आपने बताया, ये जो पूरी किट जो है पर्वतारोहियों की अलग से किट होती है। हाँ जी सर। तो इसको बताना चाहूँगा सर, ये मैं HDRF, हमारा HDRF है हमारी उत्तराखंड पुलिस, तो उनके द्वारा मेरे को स्पॉन्सर था ये सामान पूरा। और इसी का वेट अगर बात करूँ तो 18 किलो के आसपास आपका वेट होता है। अच्छा। हाँ जी सर। ये पूरा सामान आपको लगा के इसमें तो शरीर के वजन के अलावा हाँ जी सर। और यही वजह है कि आप दुबले पतले बने हुए हैं। ये है सर, क्योंकि वहाँ पे जाके आपको ऐसी रोटी पकी नहीं मिलेगी, आपको पैक्ड फूड होता है, वही खाना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। और फ्रूट्स वगैरह थोड़ा बहुत आपके पास है, ड्राई फ्रूट्स है, वही आप खा के काम चलाते हैं। और इसकी भी एक स्टोरी है। जैसे हम कैंप 1 में गए थे, तो समिट कैंप बोलेंगे उसे हम, तो हमारे पास सिर्फ एक दिन का खाना लेके गए थे कि हम रात को समिट कर देंगे। तो भगवान ने ऐसा करा कि उस दिन पूरी रात बारिश पड़ती है, बर्फ़ पड़ती है मतलब, और सुबह 7 बजे तक हम वेट करते हैं कि मौसम साफ़ हो जाए। वैसे हमारा समिट जो होता है रात के 11 बजे 12 बजे हम निकलते हैं रात को समिट के लिए। और भगवान ने हमारे को ऐसा टाइम ही नहीं दिया कि हम अगले दिन का इंतज़ार करें, हमारे पास राशन नहीं है, तो हमने दिन में ही 8 बजे समिट मारा है। तो वैसे करते नहीं है ऐसे पर्वतों जल्दी से, लेकिन हम एल्पाइन स्टाइल में कर रहे थे कि हमारा फास्टेस्ट था कि हम कर लेंगे। तो फिर भी हमें खराब मौसम मिला, फेस करा, लेकिन हमने सबमिट कर पाए। तो यही एक स्टोरी बता रहा था मैं आपको कि मतलब पता नहीं है सर कब क्या हो जाएगा। जैसे कि हर पर्वतारोही का एक सपना होता है। हाँ जी। एवरेस्ट फतेह करना। जी सर। है ना? हाँ जी, हाँ जी। तो और आपने जब कहा कि लेट सविता जी जो हैं, स्वर्गीय सविता जी, हाँ जी सर, वो अवार्डी भी रह चुकी हैं और उन्होंने और उन्होंने एवरेस्ट भी फतेह किया है, तो आप उन्हीं की प्रेरणा से आगे चल रहे हैं। बिल्कुल सर। तो क्या आपके मन में भी अगले प्लान्स हैं कुछ? हाँ जी सर, मैं वैसे 7 समिट टोटल करने हैं मैंने, 7 कॉन्टिनेंट, हमारे 7 कॉन्टिनेंट हैं। 7 कॉन्टिनेंट के जो 7 शिखर हैं, उसे 7 समिट हम हाँ जी सर जी, वो फतेह करने का एक लक्ष्य है सर। तो उसमें से एवरेस्ट हमारा दूसरा नंबर है सर जी। किलिमंजारो आप कर चुके हैं? हाँ जी सर। उसमें से एक, 7 में से एक हो चुका है सर जी जी। अच्छा, तो आप इतने जल्दबाजी में क्यों हैं? काफ़ी मेरे फ्रेंड थे ऐसे कि मतलब उन्होंने बेसिक करा और एवरेस्ट सीधा चले गए, क्योंकि बेसिक इंपॉर्टेंट हो जाता है वहाँ पे। आपको कोर्स क्वालिफाइड होना चाहिए, एक मिनिमम एक कोर्स हो तो आपको क्वालिफाइड होना चाहिए, बाकी वहाँ टीम हो जाती है, करा देते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि खुद से कोर्सेज भी करें। मैंने उसके बाद बेसिक के बाद एडवांस करा, एडवांस के बाद सर्च एंड रेस्क्यू कराया, क्योंकि मैं ऐसे में ये भी नहीं करा कि मैंने डायरेक्ट एवरेज जाना है। मैंने छोटी छोटी से शुरुआत करी है, 5895 मीटर, देन 6250 मीटर, देन 6400 मीटर। अब मैं इससे पहले ही 7000 मीटर का एक पिक करना चाहता हूँ, हमारा प्री एवरेस्ट बोलते हैं जिसे,
उत्तराखंड का एक पर्वत है माउंट कंचनजंगा? सतोपंथ। माउंट सतोपंथ। सतोपंथ। हाँ जी सर। तो उसका एक एवरेस्ट का बेस बन जाएगा 7000 मीटर, देन में 8000 मीटर सर। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली वहाँ नहीं जाना, सीढ़ी दर सीढ़ी धीरे धीरे ऊपर बढ़ना है सर। तो माउंट सतोपंथ की ऊंचाई माउंट कंचनजंगा से ज़्यादा है? कंचनजंगा हाइट 8000 मीटर में आता है सर, जी। और हमारा जो सतोपंथ। सतोपंथ है वो 7000 पीक है। अच्छा। लेकिन हमारा उत्तराखंड का प्री एवरेस्ट बोलते हैं इसे, प्री सागर माथा। एवरेस्ट। हाँ जी सर। जी। जी मतलब जो अनुकूलता मौसम की हाँ, और वो बाकी चीज़ चीज़ों हमारी की टेक्निकलिटी में बहुत ज़्यादा है सतोपंथ। जी। तो इसको हम फिर तभी एवरेस्ट के उसमें तुलना में लेते हैं कि ताकि एवरेस्ट जाने से पहले थोड़ी सी वो हो जाए कि आपका खुद का बॉडी का क्या काम प्रॉपर चल रहा है नहीं चल रहा है, जी। आप परफॉर्मेंस कैसे कर पाएंगे, बॉडी परफॉर्मेंस कैसे करेगी, वो सारी आपको पता चल जाता है अच्छा। उसे करने के बाद। अच्छा, जब आप लोग ट्रांजिट में होते हैं, हाँ जी सर। इन रूट होते हैं, जैसे आप किसी पीक में चढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं, तो मौसम की जानकारियाँ आप लोगों को कैसे मिलती हैं? सर अगर मौसम की जानकारी की बात करें तो आपने पहले से एक अनुमान जी। लगाया होता है कि आपको इस बीच से इस बीच के बीच में मौसम आपको कैसा मिलने वाला है। जी। और अगर हम हाई ऑल्टीट्यूड में पहुंचने के बाद बात करें तो वहाँ का मौसम का अनुमान आप नहीं लगा सकते सर। जी। वो इतना विपरीत होता है कि आपको एक मिनट के अंदर वो चेंज हो जाएगा और 1 मिनट के बाद आपका कुछ अलग हो जाएगा मौसम। जी। तो वहाँ का अनुमान आप नहीं लगा सकते सर। अच्छा, सबसे बड़ी बाधा जो लोग पर्वत शिखरों पे चढ़ते हैं, जो हिम आच्छादित पर्वत श्रृंखलाएं हैं उन पर चढ़ते हैं, तो जो एवलांच हैं, हाँ जी सर। ये बहुत डेंजरस माने जाते हैं। तो इसके लिए ट्रेनिंग में किस तरह से बताया जाता है आप लोगों को? सर अगर बात करें तो एवलांच एक छोटा एवलांच, अभी हम कांगेर से हम निकल रहे थे जी। समिट कैंप से निकलते हैं, 500 मीटर के बाद 500 से 300 मीटर चढ़ते हैं तो उसके बाद एक छोटा सा एवलांच ट्रिगर होता है हमारे ऊपर। तो मैं आपको दिखाऊंगा इसमें कि कैसे वो ट्रिगर होता है कि हम एक जगह खड़े हो जाते हैं, उस टाइम आपको हलचल नहीं करनी है बिल्कुल भी। अगर आपके बीच में हैं तो आपको थोड़ा उसी की दिशा में नीचे की तरफ चलना है, जैसे वो जा रहा है उसी के साथ ऊपर फ्लोट करने की कोशिश करनी है। अगर आप उसके अंदर दब गए तो आपको फिर बचा नहीं पाएंगे। पॉकेट्स बनानी होती हैं आपको, पॉकेट बना के आप अपने आप को अगर उसमें फंस गए हैं, दब गए हैं, तो आपको कितनी देर आप रोक सकते हैं। तो अपने मतलब ऑक्सीजन रोकने के लिए एक पॉकेट बनानी होती है। ओके। तो उसके प्रशिक्षण दे जाते हैं सर, कैसे बचना होता है कैसे नहीं। अच्छा, जो आपने वो गियर्स बताए थे या हाँ जी जो सर। किट बताई थी, हाँ जी सर। उसमें ऑक्सीजन सिलेंडर्स का भी प्रोविजन होता है? सर अगर बात करें तो 7000 प्लस पीक्स पे ऑक्सीजन सिलेंडर ज़रूरत होती है। तो 6000 अगर बात करें नॉर्मल इंसान, फिट इंसान है तो उसको शायद ही कोशिश मतलब ज़रूरत पड़ेगी ऑक्सीजन की, बाकी नहीं, मुश्किल है। अच्छा। हाँ जी। और उम्र दराज है, काफ़ी एजिड है, कुछ प्रॉब्लम है, तो उनको हम जरूरत मतलब रखनी पड़ता है कि मतलब अगर बाई चांस कुछ हो जाता है तो उसको मतलब सेफ ला सके नीचे के लिए। जी। हाँ जी। तो कभी आपने ऐसा अनुभव किया है, आपके साथ में ऐसा हुआ हो कि कोई जो साथी आपका है, साथ में जा रहा है, चाहे वो शेरपा है या साथी माउंटेनियर हैं, उनके साथ कुछ ऐसा मेडिकल इशू हो गया, मेडिकल इमरजेंसी हो गई? हाँ जी। ऐसा कुछ? सर अगर बात करें तो अभी कांगेर से 2 पे हम समिट करने जा रहे थे तो उधर से 4 लोग ऐसे आए कि मतलब उनकी मतलब चल तो रहे थे वो, लेकिन उनका माइंड अनकॉन्शियस था क्योंकि उन्हें AMS की प्रॉब्लम हो गई थी। तो वो शोल्डर से रिटर्न कर रहे थे और उनको सिकनेस हो जाती है, तो उसके बाद सर में दर्द, चक्कर, उल्टी वगैरह ये सब चीज़ें मतलब उनको आने लग जाती है। ये भी ऑक्सीजन की कमी? हाँ, ऑक्सीजन की कमी से ही होता है सर जी। तो जैसे जैसे वो नीचे उतरते हैं उसके बाद उनकी बॉडी ठीक हो जाती है, लेकिन ये है कि आपको ऊपर नहीं जाना है, उसके बाद आपको रिटर्न ही करना पड़ेगा उसको। अच्छा, 7 समिट की हम लोग बात कर रहे थे। हाँ जी सर। तो 7 समिट में पर्वतारोहियों का आमतौर पर जो आपकी तरह से बिल्कुल जिनके हौसले बुलंद होते हैं, तो एवरेस्ट तो खैर अपने आप में एक सपना है ही है सभी का। उसके अलावा और क्या, कौन सा शिखर ऐसा है जिस पे आपको लगता है कि मुझे अब जाना चाहिए, या एक सपना मेरा एवरेस्ट के बाद में ये होगा? सर मैं कंचनजंगा, हमारा हिंदुस्तान के अंदर विश्व का 3रे नंबर का हमारा पीक है ऊंचाई में, और तो मैं उसे क्लाइम करना चाहता हूँ। अगर बात करें उसको क्लाइम करने की तो 1950s में समथिंग उसको इंडियन आर्मी ने एक बार क्लाइम कराए, वो भी सिक्किम गवर्नमेंट की मजबूरी मतलब मंजूरी लेने के बाद। उसके बाद से वो क्लाइम नहीं हुई है पीक हमारे इंडियन की साइड से। नेपाल साइड से आप चढ़ सकते हैं, लेकिन मैं उसे इंडियन साइड से चढ़ना चाहता हूँ। तो यही एक टारगेट है कि मैं शायद इसे चढ़ पाऊँ और इस तरीके कारनामा करने वाला कुछ अलग बन पाऊँ। जी सर। अच्छा, एक बात बताइए कि अगर हमारे युवा जो हैं उत्तराखंड में, क्योंकि हमारा भौगोलिक क्षेत्र इस तरह से है कि पहाड़ियाँ
ऑटोमेटिक हैं, और लोग जो हैं उनकी शारीरिक बनावट भी इस तरह से है, वो दिन भर पहाड़ियों में चढ़ते हैं, कभी घास लेने कभी लकड़ी लेने वो जाते रहते हैं, तो एक तरह से उनकी माउंटेनियरिंग होती रहती है। वो जो ट्रेनिंग है, बेसिक ट्रेनिंग, वो उनकी ऑलमोस्ट होती। तो हमारे जो युवा हैं वो इसको किस प्रकार से देखें पर्वतारोहण को? क्या एक केवल साहसिक खेल के तौर पे देखें, या इसमें कुछ करियर वो देख सकते हैं अपने लिए? किस तरह से देखते हैं? तो सर अगर हम बात करें उत्तराखंड के अंदर, तो सरकार, हमारी उत्तराखंड सरकार भी काफ़ी इस चीज़ के लिए अब पीछे पड़ गई है कि अब हमारे उत्तराखंड को ग्रो करना है, किस तरीके से ग्रो करना है, तो उसकी अर्थव्यवस्था को कैसे बढ़ाना है। तो उन्होंने देखा है कि हमारा जो पर्यटक है, मेन ही पर्यटक क्षेत्र से ही हम मशहूर हैं, और उतने ट्रैक्स हमारे पास हैं, और हमारे जितने रिमोट्स एरिया के गांव हैं तो वहाँ से वो ट्रैक्स जाते हैं। तो मैं उन युवाओं को चाहता हूँ कि वो कोशिश करें, आप ट्रैक गाइड्स बन सकते हैं, अपनी कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं एज अ रोज़गार जी। आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके घर बैठे पैसा आएगा, आप घर बैठे अपने पैसा कमा सकते हैं। कहीं आपको इधर उधर कहीं नौकरी के लिए भटकने की जरूरत नहीं है, दिल्ली मुंबई जाने की जरूरत नहीं है जी। आप अपने घर पर रह के भी इस इसमें अपना पैसा कमा सकते हैं और अच्छा नाम भी कमा सकते हैं। उत्तराखंड के अंदर ही रह के सब कुछ मिल जाएगा। अगर आप अपने अगल बगल कुछ देखना चाहेंगे थोड़ा सा तो थोड़ा देखेंगे, ढूंढेंगे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सब आपके यहीं पे है। आपको बस थोड़ा सा कुछ नहीं करना है, थोड़ी सी हिम्मत दिखानी है और अपने अगल बगल की जगह को लोगों को दिखाना है, और लोग आपके पास देखो कैसे पहुँचते हैं। अंकित कुमार भारती जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपने हमारे दर्शकों का इतना मनोबल बढ़ाया, पर्वतारोहण क्या होता है इसके बारे में जानकारी दी, और आपने किस तरह से किलिमांजरो और दूसरे जो पर्वत शिखर हैं उनको फतेह किया, इसके बारे में जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपका भी धन्यवाद सर। तो जैसा कि कहा गया है, मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए, और शायद ये भी कहा गया है कि सपने उनके सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है, और हौसलों पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो हमने देखा कि अंकित कुमार भारती जी, जिन्होंने कि एक कूल्हे में चोट के बावजूद, उनके एक रॉड पड़ी थी और उसके बावजूद उन्होंने जो है किलिमांजरो शिखर को फतेह किया और आपके सामने, दुनिया के सामने एक मिसाल कायम की। तो इस तरह से यदि हम ठान लें तो कुछ भी चीज़ मुश्किल नहीं है। हमारे युवाओं के लिए ये एपिसोड शायद बहुत ही ज़्यादा प्रेरणादायी रहेगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए मेहमान के साथ में। तब तक के लिए मुझे और सारी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।